नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले लखनऊ में राज्य विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 22 फरवरी को यूपी में बजट पेश होने वाला है। यूपी सरकार इसके पहले विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायक वेल में आए और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने लगे। वहीं इस दौरान सपा विधायकों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि हंगामे के दौरान भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण पूरा करती रही। वहीं सदन में हुए हंगामे के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र के प्रति आम जन की आस्था बढ़ती है। प्रदेश सरकार राज्य के विकास एवं जन कल्याणकारी मुद्दों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विधानसभा में सकारात्मक माहौल में चर्चा होना चाहिए। संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सभी सदस्यों को अपने सुझावों और मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। तो यूपी में विधानसभा सत्र जो है आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से सत्र शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, सपा के विधायक वेल में आकर राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने लगे। इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। हालांकि आनंदीबेन पटेल इस दौरान भी अपना अभिभाषण देती रही और पूरे 1 घंटे का अभिभाषण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से दिया गया। हालांकि हंगामे के बाद विधानसभा की जो कार्यवाही है वो कल 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरता पूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस का एक मंच हम बनाए। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करें। असहमति हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का आज बजट सत्र प्रारंभ होने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ही प्रारंभ हो रहे बजट सत्र में हर एक माननीय जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन और लोकतंत्र की भावनाओं को सम्मान करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना सार्थक और सकारात्मक योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल ये कार्रवाई अन्यों के लिए
एक नजीर बन पाएगी। धन्यवाद। माँ बेटी की जान गई है, उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार मिल करके किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति गणना चाहती। बात ये बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी हुई, 2022 आ गया है और 23 शुरू हो गया। क्या भाजपा ये बताएगी कि आय किसानों की दोगुनी हो गई? और आप में से सब लोगों को याद होगा कि एक बार यहाँ कुछ अधिकारियों ने बिजली विभाग का सरकारी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड को प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और वो प्राइवेट कंपनी फेल हो गई। उसके बाद इस सरकार ने कार्रवाई की थी और उन लोगों को जेल भेज दिया था। आज देश के सामने सबसे बड़े उद्योगपति वो SBI और LIC का पैसा डुबा चुके हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से जेल भेजा था, क्या दिल्ली की सरकार SBI और LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? और अगर उद्योगपति दिल्ली के डूबे हैं तो उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। अगर उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन से जोड़ रहे हैं और इतना बड़ा सपना दिखा रहे हैं कि लगभग 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, पहले तो ये बताएं, सामान्य विधायक की जो निधि का सदन में कहा गया कि उनकी निधि बढ़ा दी जाएगी, जो सरकार विधायकों की निधि न बढ़ाती हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि 40 लाख करोड़ से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आने का जो सपना देख रहे हैं वो कैसे पूरा होगा? सरकार के समय पे आवंटन हुआ है तो पिछली सरकार के जिन अधिकारियों ने कानून और नियमों का पालन नहीं किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने इस तरह से किए हैं और जिन्होंने पाए हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जब तक धरना प्रदर्शन चला तब तक आपके हाथ में जाति जनगणना का पोस्टर रहा, जाति जनगणना का पोस्टर लगातार मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना के पक्ष में है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार उठाती रहेगी। बात ये बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी हुई, 2022 जो सदन के अंदर आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हंगामा था, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। वो हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ही नहीं, वो एक महिला भी है। तो समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चरित्र भी उजागर हुआ है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, हंगामा ही उनका मुद्दा है। हंगामा करना, बवाल करना और कोई बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करना, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की उसका तो डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश में जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, चाहे वह काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे नैमिषारण हो, मतलब कोई ऐसे तीर्थ स्थल की दृष्टि से जो प्रमुख क्षेत्र है, पूरी तरह से लोगों ने भी, जो निवेशक हैं उन्होंने भी अपना उनको माना है कि यहाँ से हम अगर निवेश करेंगे तो हमको रिटर्न अच्छा मिलेगा। और सरकार भी मानती है कि पर्यटन उद्योग को आने वाले समय में पंख लगेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ एयरपोर्टों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय और
राष्ट्रीय स्तर की एयरपोर्ट बन रहे हैं, उसका भी फायदा होगा। जल मार्ग, रेल मार्ग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश जनता समाजवादी पार्टी को इनके कुकर्तों को लेकर भी माफ नहीं करेगा। दरअसल वो हमारी सरकार सभी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ एसआईटी की जांच चल रही है। हम कड़ी सजा देंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे प्रशासनिक पद पर बैठे हो या कोई सामान्य व्यक्ति, किसी को भी कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है, उनको हर संभव मदद हम कर रहे हैं। अब क्या लगता है विपक्ष क्यों जल्दबाजी में? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल अखबार में आने के लिए जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विमर्श को बदल दिया। पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा अपराध के लिए होती थी, गुंडे के लिए होती थी, अराजकता के लिए होती थी, दंगों के लिए होती थी। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को इनके कुकर्तों को लेकर भी माफ नहीं करेगा। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता शमशाद आलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमशाद, विधानसभा सत्र में सपा ने हंगामा किया है, कार्रवाई भी जो विधानसभा की है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि विधानसभा बजट सत्र को लेके राज्यपाल द्वारा जिस तरीके से शुरुआत की गई है, मगर जब उनकी भाषण द्वारा जो है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां पे मौजूद थे वो दफ्ती दिखा के जो है वो नारेबाजी करने लगे, जिसमें जो काफी बड़ा हंगामा हो गया है। और आपको बता दें कि कानपुर की जो घटना है उसको लेके भी नारेबाजी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो और कई लोग जो है इसमें जो बाहर निकल के आ चुके हैं, वो भी नारेबाजी जो विधानसभा के बाहर जो है नारेबाजी हो रही थी और विधानसभा के अंदर बैठक के द्वारा भी जो है ये नारेबाजी शुरुआत हो रही थी। शमशाद, शिवपाल यादव के नेतृत्व में विधायक जो हैं वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था भी जो है वो दुरुस्त है। क्योंकि जिस तरीके कानपुर की जो घटना हुई है उसमें अभी भी कोई भी निर्णय नहीं सरकार की तरफ से निकला है, क्योंकि जिस तरीके से माँ बेटी को जला दिया जाता है, उनके घर को हटा दिया जाता है, तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेके मांग हो रही है। और जो पहले की जो उनके जो मुद्दे थे, जिस तरीके से किसानों की आयु बढ़ाने की मुद्दे थे उनको नहीं बढ़ाया गया, और जिस तरीके से बिजली विभाग को प्राइवेट में दे दिया गया था, हालांकि नुकसान हुआ, उसकी मांगे हैं। और कहीं ना कहीं अडानी की भी इसमें जो है मांगे दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से अडानी के ग्रुप में LIC का और SBI का जो पैसा लगा हुआ था वो पूरी तरीके से डूब गया है, तो वो किस तरीके से सरकार जो है वसूलती है, क्या कुछ करती है। तो ये पहले के जो मुद्दे हैं, पहले के जो वादे हैं सरकार के, वो फेल दिखाई दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो नेतागण हैं वो साफ तौर से इन्हीं मुद्दों को लेके वो धरना प्रदर्शन कर रही है। जी शमशाद, अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने साफ तौर से यही कहा है कि जिस तरीके से जनगणना को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बात करी है, वो उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि जो पहले के जो वादे हैं वो सरकार नहीं पूरा कर रही। अब जो ये बजट दे रही है 23 और 24 का जो 22 फरवरी को पेश किया जाएगा, इसमें किस तरीके की बजट होगी, बजट पेश किया जाएगा। और साफ तौर से सरकार का तो यही कहना है कि ये जो बजट होगी ये इसमें सबसे ज्यादा ध्यान शिक्षा पे रखा जाएगा। मगर जब शिक्षा जो लोगों को मिल चुकी है पहले से, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको कोई कारोबार नहीं मिल रहा है, वो चीजें उनका बजट कहाँ गया है। तो ये सब चीजों को लेकर अखिलेश भी जो है अपनी बातें रख रहे हैं मीडिया के सामने। शमशाद, अभी राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि अभी बजट पेश भी नहीं हुआ है, सरकार ने अपना पक्ष भी नहीं रखा है किसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले ही समाजवादी पार्टी
हंगामा कर रही है, कहीं ये राजनीति से प्रेरित नहीं नजर आ रहा? जी बिल्कुल, 2024 का चुनाव है और उसके बाद में सरकार जो बजट रख रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी हंगामा करते हुए नजर आ रही है, जिसको अभी थाम दिया गया है। जो बजट आज पेश करना था उसे रोक दिया गया है, मगर अब किस तरीके से ये जो है हंगामा शुरुआत हुई है वो आपको बता दें कि विधानसभा के अंदर ही जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जब राज्यपाल भाषण दे रही तो उसके द्वारा जो है ये नारेबाजी शुरुआत होने लगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। और हंगामा को देखते हुए जो है आज जो बजट रखा जा रहा था उसको जो है अभी रोक दिया गया है। तो ये चीजें जो है हम जिस तरीके से 2024 का चुनाव है और निकाय चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी जो विपक्ष पार्टी है वो पूरी तरीके से धावा बोल रही है सरकार के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है उसमें अखिलेश यादव भी कई मुद्दों को लेके जो है चर्चा कर रहे हैं और जो उनके कार्यकर्ता विधायक हैं वो भी जो है विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब इनकी मांगों को रखा जाएगा कि या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो देखने का विषय होगा। जी सर। शमशाद, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात की, शिक्षा क्षेत्र की बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कें बेहद अच्छी बनी हुई है, सड़कों का निर्माण हुआ है। तो क्या लगता है इस बजट सत्र में सरकार की तरफ से यूपी की जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? किस मुद्दे पर ज्यादा फोकस करते हुए यूपी सरकार नजर आएगी? ये जो 23 और 24 का जो बजट है इसमें साफ तौर से सरकार जो है ये फोकस शिक्षा पे डालेगी। जो नौजवान लड़के हैं जो इस समय पढ़ाई में जो कर रहे हैं, जो पेपर जिनका चल रहा है, तो ये जो बजट में जो शिक्षा को देखते हुए जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, उनको जो है सुविधाएं दी जाएंगी और जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश सरकार करेगी। तो ये बजट जो है सबसे ज्यादा जो है शिक्षा पे ध्यान देगा। शमशाद, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो क्या ये जो बजट है वो यूपी सरकार कहीं ना कहीं चुनाव को देखकर ही बनाएगी? इसका असर देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के बजट में? बिल्कुल 80 सीटों पे ये बजट जो है पेश किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की एक योजना बनाई जाएगी, वो बजट पेश किया जाएगा। इसको भी देखते हुए कि कोई चीजें जो है गलती ना हो। जिस तरीके से जो है सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है, तो ये बजट जो है लोगों के शमशाद, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, हंगामा हुआ विधानसभा में, कांग्रेस और बसपा की क्या रणनीति है? बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो यूपी में विधानसभा सत्र आज से शुरू हो गया है। आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। राज्यपाल गो बैक के नारे भी इस दौरान लगाए गए। वहीं विधानसभा के बाहर भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो शिवपाल यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। वहीं कानपुर हत्याकांड मामले पर भी उन्होंने बातचीत की और आड़े हाथे इसी बहाने केंद्र सरकार पर भी अडानी मामले में हमला बोला। लंबे समय से शिवसेना के नाम पर और सिंबल को लेकर लड़ाई जारी थी। हाल ही में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया है। इसके बाद से दोनों पक्षों में लगातार बयानबाजी हो रही है। बयानबाजी के बीच ही उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले पर पीछे 2000 करोड़ की डील होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि यह फैसला पहले से ही सुनियोजित था। उनके इस बयान को लेकर अब नासिक में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। शिवसेना के एक पदाधिकारी योगेश
बेलदार ने उनके खिलाफ नासिक में पंचवटी थाने में मामला दर्ज कराया है। बता दें कि राउत ने 19 फरवरी को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेन देन का आरोप लगाया। संजय राउत ने कहा था कि राज्य में एकनाथ शिंदे सरकार केंद्र सरकार के निर्देशानुसार काम कर रही है। संजय राउत के इस बयान पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे ने कहा कि अगर मैं वहां होता तो संजय राउत के कान के नीचे मारता। वहीं आज चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है इसके खिलाफ, और उद्धव ठाकरे की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। ठरेल ना शिवसेनेची भूमिका काय आहे, ज्या गोष्टी कोर्टात सांगायच्या ते इथे कशा करता सांगितलं। त्यासाठी आमच्याकडे तज्ज्ञांची एक समिती आहे, वकील आहे, ते पक्षप्रमुखांशी बोलून एक भूमिका ठरवतील आणि ते काम चालू आहे। बात ऐसी है 2000 करोड़ रुपया अब तक खर्चा हुआ है। शिवसेना और धनुष्यबाण खरीदा गया है, कैसे कब उस बारे में जल्दी ही खुलासा हो जाएगा, मैं इतना ही कहूंगा। साहेब तुमच्या या आरोपानंतर माझा आरोप नाही, हा फक्त आरोप नाही, मी सत्य बोलतोय। आतापर्यंत 2000 कोटी रुपयांचा व्यवहार शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह आमच्याकडून जावं आणि दुसरं कोणाला तरी अलगद हातात मिळावं यासाठी झालेला सौदा 2000 कोटी रुपये। मी जबाबदारीने बोलते, हे भाजपवाले काय म्हणतायत किंवा अजून काय बोलत त्यात मला पडायचं नाही। मी बोलतोय आणि मी बोलतोय सत्य आहे। उत्तर द्या मला तुम्ही झालंय की नाही ते। वो बोले कि कोर्ट में जाना चाहिए अगर आप अरे वो कौन है, कौन पूछता उनको, कमलाबाई को? हाँ छोड़ो। 2000 कोटीचा हा सौदा आतापर्यंत झालाय। मी जे बोललोय त्यांच्या कायद्यात आरपार ते घुसलाय म्हणून ते तळमळत आहे, तडफडत आहेत। मी सत्य बोललोय, त्यांना कळले मला काय आहे ते, माझा बाण कुठे लागलाय ते मला माहिती आहे। गेल्या 3 महिन्यामध्ये कुठे कुठे व्यवहार झाले, कसे व्यवहार झाले, कोणापर्यंत काय पोहोचलंय आणि नंतर काय मिळणार आहे महाराष्ट्रातून त्या बदल्यात कोणाला, त्याचा सगळा आपोआप खुलासा होईल। मला सांगण्याची ही गरज नाही। पुरावे आहेत पुरावे आहेत धनुष्यबाण आणि शिवसेना ठाकरेंकडून काढून घेताना कोणते पुरावे तपासले, कोणते पुरावे त्याने ठरवले ते पुरावे ना, त्याने जे ठरवले ते पुरावे। मी म्हणतो 2000 कोटीचा व्यवहार झाला, खोटे पुराव्यांवरती शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे विकलं गेलं चोरून, आधी चोरी आणि मग विक्री। मी परत सांगतो 2000 कोटीवरच हा सौदा झालेला आहे आणि हे मीही सांगायची गरज नाही, भविष्यातच तुम्हाला कळेल हा सौदा काय होता। शिवसेनेचे कार्यालय घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री करते एकनाथ शिंदे अशा प्रकारे शिवसेने सर्व कार्यालय ताब्यात घेण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री होते का? सर्व शाखा ज्या आहेत शिवसेनेच्या त्यांचे बाप आले पाहिजे। दापोलीत प्रयत्न झाला, काय झालं ते पहा तुम्ही। तुम्ही शिवसेना हे नाव विकत घेतलंय, आमची हिंमत नाही तुम्ही विकत घेऊ शकत शिवसैनिकांची, बरं का? आमची जी वाघाचं काळीज आहे, शेर का कलेजा आहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से कार्यकारी संपादक शिरीष उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिरीष, संजय राउत ने आरोप लगाया है कि शिवसेना के लिए 2000 करोड़ की डील हुई है। जी, संजय राउत लगातार सुबह से आज आरोप लगा रहे हैं कि ये जो डील हुई है उस डील के अंदर जैसे चुनाव आयोग की तरफ से शिवसेना का जो चिन्ह और शिवसेना पार्टी उद्धव जी से लेकर के एकनाथ शिंदे को दे दी गई है और उसका कोई आधार नहीं है। वो पूरी बात को पूरी तरह निराधार बोल रहे हैं। लेकिन संजय राउत जो भी आरोप लगा रहे हैं उनका आरोप उस समय बेबुनियाद हो जाता है जब आज शिवसेना के
पूर्व शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। उस याचिका के दौरान उस याचिका के अंदर कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि शिवसेना पार्टी और शिवसेना के चुनाव चिन्ह को धनुष बाण को देते समय किसी भी प्रकार के पैसे का व्यवहार किया गया। अगर उनको अपनी बात पर इतना ही कॉन्फिडेंस है और उनको इस सारी बात का पूरी जानकारी है, सबूत है उनके पास, तो उनको इस बात का उल्लेख अपनी याचिका में करना चाहिए था, ताकि उसका ठीक से जांच हो जाती और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पर संजय राउत की बात बेबुनियादी साबित हो रही है। श्रीस, लेकिन संजय राउत ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास सबूत है इस चीज का और समय आने पर वो सबूत को भी सामने लेकर आएंगे। अब सबसे बड़ा समय तो यही आ गया है कि आपके यहाँ से पार्टी निकल गई है और धनुष बाण चला गया है। ये चले जाने के बाद आप एक याचिका फाइल कर रहे हो उसी के खिलाफ, तो अब कौन सा समय आएगा, ये तो संजय राउत को ही पता होगा कि अब कौन सा समय आएगा जब आप अपने सबूतों को पेश करोगे। तो मुंह जबानी जंग तो है नहीं ये सारी चीजें कागज पे हो रही है। चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, चुनाव आयोग ने सारे कारण बता दिए कि क्यों पार्टी उद्धव जी के पास नहीं, एकनाथ शिंदे जी के पास होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उनकी बातें और उनके जो भी बात करने का तरीका है, जिस ढंग से वो मुख्यमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं। श्रीस, क्या उद्धव ठाकरे ने जो याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ उम्मीद है उद्धव ठाकरे को कि जो चुनाव आयोग का फैसला है उसे पलटा जा सकता है? इसकी कितनी गुंजाइश नजर आती है उनके इस याचिका में? श्रीस, उद्धव ठाकरे ने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि जो चुनाव आयोग का जो फैसला आया है शिंदे गुट के पक्ष में, उसमें कितनी गुंजाइश बचती है उद्धव ठाकरे को फिर से शिवसेना जो है उनके हक में फैसला आने की, या क्या कुछ उनको राहत मिल सकती है, या फिर शिंदे गुट के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है? कितनी गुंजाइश नजर आ रही है इस बार? ठीक है, किसी तकनीकी खामी की वजह से सीरीज से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से शिंदे गुट के पक्ष में फैसला लिया गया, उसके बाद से ही शिवसेना के शिंदे गुट के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट जो है वो लगातार हमलावर हो रहा है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को आकर लाल किले से ये घोषणा कर देनी चाहिए कि लोकतंत्र नहीं बचा है, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि इस डील की शिवसेना शिंदे गुट को देने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है और इसके लिए उनके पास सबूत भी है और समय आने पर ये सबूत सबके सामने रखेंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें उद्धव ठाकरे ने इस मामले में कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सीजीआई ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं शिंदे गुट के हक में फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान और पार्टी जो है वो शिंदे गुट को सौंपी गई है। वहीं कार्यालय को लेकर भी, जो शिवसेना कार्यालय है उसको लेकर भी उद्धव गुट और शिंदे गुट में जो है वो एक तरीके से जुबानी जंग चल रही है। उद्धव गुट के लोगों का कहना है कि शिवसेना कार्यालय पर शिंदे गुट के नेताओं ने कब्जा कर लिया है। और एक बार फिर हमारे कार्यकारिणी संपादक श्रीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीश, उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्या लगता है कि कितनी गुंजाइश बची है उन्हें शिवसेना वापस मिलने की? इससे चुनाव आयोग का जो निर्णय था कि उनकी पार्टी और उनकी पार्टी का सिंबल एकनाथ शिंदे जी को दे दिया जाए, वो निर्णय हो जाने के तो वो पूरी तरह फ्री है। मतलब किसी भी निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट में अगर आप रिजेक्ट हो जाओ तो अपर कोर्ट में जा सकते हो। वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चले गए हैं, तो ये उनका अधिकार है, उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो खुद डिसाइड करना चाहिए। अब उन्होंने एक याचिका दायर कर ही दी है, तो उस पर सुनवाई होगी समय आने पर। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। श्रीश, कहीं ना कहीं उद्धव गुट में जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है कि डील हुई है,
कहीं ना कहीं डर ये बैठा हुआ है कि जो शिवसेना की जो पार्टी है, जो पहचान है, वो अलग हो गई है उद्धव गुट से, तो वो डर की वजह से ये आरोप लगा रहे हैं। ये तो अब जग जाहिर ही हो गया है कि शिवसेना पार्टी, शिवसेना का निशान और शिवसेना से रिलेटेड जो भी फंड्स वगैरह होंगे वो सब एकनाथ शिंदे के पास चले जाएंगे। अब एकनाथ शिंदे जी के पास जाने के बाद ये मतलब उनके लिए ये बहुत बड़े दुख की बात तो है ही कि उनके पिता श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी की तरफ से जिस पार्टी को जीरो से लेकर के एक बड़ी सीमा तक एक राजनीति में स्थापित कर दिया गया था, और उनके पास वही पार्टी, शिवसेना पार्टी के स्थापित शिवसेना पार्टी मिली थी और उन्होंने इसको जीरो कर दिया है, तो इसका दुख तो जरूर होगा, है ना? हताशा भी जरूर होगी। उद्धव गुट के लोगों ने, नेताओं ने आरोप लगाया है कि शिंदे गुट के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उन्होंने शिवसेना के कार्यालय पर कब्जा कर लिया है जबरदस्ती। नहीं, शिवसेना के देखिए यहाँ पे शिवसेना का उनका जो पार्टी वो कार्यालय है जिसे शाखा बोली जाती है, बहुत सारे नेताओं की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर उन्होंने शाखा खोल करके रखी हुई है। एक दो जगह से ये खबर जरूर आई कि एकनाथ शिंदे जी की तरफ से, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शाखाओं पर कब्जा करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस के मध्यस्थता से उस चीज को टाल दिया गया है। अभी कहीं कोई कब्जा नहीं हुआ है ना? लेकिन और इस पर कब्जा करना हर जगह नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं ऐसी हैं जो रिलेटेड नेताओं की निजी संपत्ति है। तो ये अभी समय बताएगा कि जो कौन सी शाखा पर एकनाथ शिंदे जी का कब्जा हो पाएगा या उनके कब्जे में जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। श्री, जिस तरीके से शिंदे गुट के हक में फैसला चुनाव आयोग का आया, उद्धव ठाकरे के सामने अब किस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं? क्योंकि शिवसेना जो है वो शिंदे के पास आ गई है, तो क्या लगता है आपको जो बड़े बड़े नेता हैं शिवसेना से जो जुड़े हुए थे अब तक उद्धव ठाकरे के साथ थे, उनके भी कहीं ना कहीं शिंदे गुट के पास जाने की जो संभावनाएं हो प्रबल हो गई हैं? तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जिस शिवसेना के बल पर उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने जो आगे बढ़ाया था, उस विरासत कहीं ना कहीं कमजोर हुई है उनको, कहीं ना कहीं वो खुद को कमजोर पा रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए 56 एमएलए में से 40 एमएलए रातों रात गायब हो जाना, जी है ना, 10 के आसपास उनके सांसद उनकी पार्टी से निकल जाना, ये चीजें, ये बात तो साबित कर ही दे रही है कि पार्टी पर उनकी पकड़ नहीं थी, इसीलिए ये सब हुआ है। अब ऐसे हालात में उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, नई पार्टी का गठन करना और नई पार्टी के अंतर्गत अपनी जो नई टीम होगी नई टीम को खड़ा करना। लेकिन जो स्थापित चीज को गवा चुके हैं वो अब नई टीम को बना करके कितना उसके अंदर उनको सक्सेस मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। श्री, हिंदुत्व की जो छवि शिवसेना की रही है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने अंबेडकर के जो पोते हैं उनकी पार्टी के साथ मिलकर इस छवि को कहीं ना कहीं उनकी छवि अलग हुई है। मुस्लिम नेताओं के साथ जैसे उनकी बातचीत होती है, कांग्रेस से जिस तरीके से उनका गठबंधन हुआ, तो कितना धक्का उनके हिंदुत्व को लगता नजर आ रहा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि उनसे तीर धनुष छीन गया, लेकिन भगवान श्री राम उनके साथ हैं। अब उद्धव ठाकरे जो बोलना चाहे बोले, लेकिन पब्लिक में जो इनकी इमेज बनी है पिछले 2.5 साल के दौरान, उन्होंने एक हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल तक पहुंचा दिया है ना। उन्होंने मस्जिदों के ऊपर जो आजान के लिए स्पीकर लग रहे थे उसको उतरवाने का विरोध किया है जी। उनके द्वारा ही हिंदुत्व से रिलेटेड कई काम ऐसे किए गए जो हिंदुओं के लिए हितार्थ नहीं थे। अब ऐसे हालात में वो अपने आप को हिंदुओं के साथ बता रहे हैं, तो वो उनका अपना विचार है, वो अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं जी। सीरीज उद्धव ठाकरे के सामने जो नया चुनाव चिन्ह मसाला, उसको लेकर भी काफी कामयाबी मिली जो उपचुनाव थे उसमें, लेकिन अब कितनी चुनौती नजर आने वाली है बीएमसी चुनाव को लेकर? लोकसभा भी चुनाव आने वाले हैं 2024 में, विधानसभा चुनाव भी है, तो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं उनके सामने कितनी चुनौती नजर आ रही है इन चुनावों को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई है, यही जो चुनाव है वो तय करेंगे उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य। और खुद शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के इस समय, उनका भी राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं इन्हीं चुनाव से तय होता नजर आ रहा है। तो कितनी चुनौती शिंदे के सामने है और कितनी चुनौती जो है वो उद्धव ठाकरे के सामने है? देखिए, चुनाव आयोग के निर्णय के बाद
सीधा सीधा पूरी की पूरी शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के पास चले गई है जी। और उसके बाद उनके पास उनको जो उद्धव बाला साहब की शिवसेना, ये जो नाम देकर के एक पार्टी दी गई थी, मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया था, वो भी टेम्पररी दिया गया है। अब उनको जो कोशिश करनी है वो कोशिश नए तरीके से करनी पड़ेगी, नई पार्टी बनानी पड़ेगी, नए चुनाव चिन्ह के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उस नए पार्टी के नाम और नए पार्टी के चुनाव चिन्ह के नाम से ही उन्हें अपना आगामी चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन श्री समता पार्टी ने भी मसाल पर दावा किया है। उदय मंडल जो समता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है। तो क्या मसाल भी जो है वो उद्धव के हाथ से निकल जाएगी? इस पर अभी कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि वो समता पार्टी की तरफ से भी लगातार खाली बोला जा रहा है, अभी तक याचिका दायर नहीं की गई है। जब याचिका दायर हो जाएगी तो उस पर सुनवाई के बाद अदालत क्या फैसला देती है, उसके बाद ही इस मामले पर कुछ बोला जा सकेगा। सीरीज शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग का जो निर्णय है उसे मान लेना चाहिए। हालांकि जो फर्क है वो नहीं पड़ेगा, वो उद्धव ठाकरे को जनता जो है वो चुनेगी, क्योंकि जिस उन्होंने कांग्रेस का हवाला दिया इंदिरा गांधी के समय में कि इंदिरा गांधी ने भी अलग पार्टी बनाई थी, नए चुनाव चिन्ह के साथ वो चुनाव लड़ी थी और उन्हें प्रचंड बहुमत मिली थी। तो पवार जी ने भी 99 में अलग होकर के कांग्रेस से नई पार्टी बनाई थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से जी। तो अब उनको तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर चुनाव आयोग का निर्णय आ गया है तो उसके अगेंस्ट में नया निर्णय पाने में बहुत समय जाएगा। सामने महानगर पालिका चुनाव है, 2 ही साल में विधानसभा चुनाव है, तो लड़ने के बजाय उनकी राय यही होगी उत्तर जी को कि लड़ने के बजाय नई पार्टी फॉर्मेट कर लीजिए, नया चुनाव चिन्ह ले लीजिए और फिर से मेहनत कीजिए। जी जी सीरीज, जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देखें, समाजवादी पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अखिलेश यादव ने जब अपने पिता के खिलाफ पार्टी में आवाज बुलंद की थी और पार्टी के 2 गुट बट गए थे। एक तरीके से फैसला जो है वो अखिलेश यादव के हक में आया था और शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बना ली थी। वही कहानी जो है महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रही है कि 2 फाड़ हुआ समाजवादी, क्या बोलते हैं, शिवसेना का शिंदे गुट के हक में फैसला आया। लेकिन क्या हालात जो है उत्तर प्रदेश जैसे बनेंगे, क्योंकि उसके बाद से कोई इलेक्शन जीत नहीं पाई है समाजवादी पार्टी, तो महाराष्ट्र में भी यही हालात बनते नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव जब लड़ा था तो उसमें ऐसा नहीं कि चुनाव जीते ही नहीं, उनके बाद भी सांसद है, कुछ चुन करके आए, विधानसभा में चुन करके आए हुए हैं, है ना। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह से नील हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, इस बात पर शंका है जी। अब उनका, क्योंकि जो संगठनिक क्षमता है वो तो शिवसेना की बनी हुई है जी। वो एकनाथ शिंदे जी एमएलए और सांसद को अपने साथ ले जाने के बाद ग्राउंड लेवल पर कितने शिवसैनिकों को ले जा रहे हैं या लोगों का मराठी वोट जो वो कितना अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये आने वाले चुनाव में ही समझ में आएगा जी। इससे अभी ये नहीं बोला जा सकता है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह जीरो हो गए हैं, उनके साथ कुछ लोगों की संवेदनाएं तो है ही जी। जी। शिरीष, आपको क्या लगता है कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो राजनीति, अभी खुद अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने गिरवी रख दिया मुख्यमंत्री पद के लालच में, उन्होंने बाला साहब ठाकरे की जो नीति थी, जो हिंदुत्व को लेकर आगे चलते थे, उसे गिरवी रख दिया था उद्धव ठाकरे ने। तो कहीं ना कहीं बाला साहब का जो नाम शिंदे गुट की तरफ से भी लिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी लिया जा रहा है, खुद उद्धव ठाकरे की तरफ से भी लिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर पड़ेगा? बाला साहब के नाम का जो इस्तेमाल किया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? तकनीकी खामी की वजह से श्री उपाध्याय से हमारा कनेक्शन कट गया है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ, बहुत बहुत धन्यवाद श्री इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं एक तरफ महाराष्ट्र में जहां शिंदे गुट में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो नेता हैं वो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखे हुए हैं। संजय राउत ने अब एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया अपने बयान से कि उन्होंने ये कहा कि 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है शिवसेना को लेकर और उन्होंने इसके बारे में सबूत देने की भी बात की है। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है, ये घमासान किस तरफ जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। वहीं आगरा में सोमवार से
ताज महोत्सव शुरू हो चुका है। 1 मार्च तक चलने वाले ताज महोत्सव में देश के कोने कोने से शिल्पी आएंगे और रोज मुक्ताकाशी मंच पर कला प्रस्तुति देंगे। शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी मंच के साथ ही सूर्य सदन में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन सिंगर अमित मिश्रा शिल्पग्राम में प्रस्तुति देंगे, जबकि समापन हर्षदीप कौर के कार्यक्रम से होगा। ताज महोत्सव में कई प्रदेशों के शिल्पी अपने स्टॉल सजाने के लिए आ चुके हैं। महोत्सव में प्रवेश के लिए 50 रुपए एंट्री टिकट रखी गई है। स्कूली छात्रों को लेकर आने वाले 100 छात्रों को लेकर 500 रुपए चार्ज रखा गया है, जबकि एंट्री टिकट से ही ताज महोत्सव में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं ताज महोत्सव में रेलवे की झांकी के साथ IMA द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। आपको बता दें कि ताज महोत्सव 2020 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित हो रहा है। इसको लेकर लगातार कई दिनों से तैयारियां जो हैं वो आगरा में चल रही थी और अब ये महोत्सव शुरू हो चुका है, जो 20 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। तो आगरा में ताज महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। इस महोत्सव में देश और दुनिया से आए हुए अलग अलग शिल्पकार हिस्सा लेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से भी झांकी लगाई गई है। वहीं महोत्सव में प्रवेश के लिए 50 रुपए का टिकट जारी किया गया है। इसके बिना किसी को भी महोत्सव में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, जबकि 100 छात्रों पर 500 रुपए का टिकट जो है वो लगाया गया है। आपको बता दें कि ताज महोत्सव 20 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। इस बार ताज महोत्सव का थीम जो है G20 वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर रखा गया है, क्योंकि आगरा में G20 को लेकर लगातार कई दौर की बैठकें चली हैं और ताज महोत्सव के बाद भी आगरा में बैठक होने वाली है G20 को लेकर। वहीं ताज महोत्सव को लेकर आगरा के लोगों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है। आज से ताज महोत्सव की शुरुआत हुई है और महोत्सव में आने वालों के लिए 50 रुपए का टिकट रखा गया है। आपको बता दें ताज महोत्सव की तैयारियां पिछले कई महीनों से जोरों शोरों से आगरा में चल रही थी और अब आज से ताज महोत्सव शुरू हो चुका है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इस दौरान प्रशासन की तरफ से जगह जगह पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी भी रखी गई है। ट्रैफिक का भी इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि ताज महोत्सव पूरे 11 दिनों तक चलेगा। 20 फरवरी से शुरू हुए इस महोत्सव का समापन 1 मार्च को होगा और इस दौरान इन 11 दिनों में अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हैं वो ताज महोत्सव में आयोजित किए जाएंगे। वहीं देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से शिल्पकार ताज महोत्सव में हिस्सा लेने आ रहे हैं और अपना स्टॉल लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं वो ताज महोत्सव की हैं। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं ये उसकी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आज से ताज महोत्सव जो है वो शुरू हो चुका है। ताज महोत्सव देखने आने वालों के लिए 50 रुपए का टिकट जो है वो प्रशासन की तरफ से लगाया गया है। वहीं ताज महोत्सव में देश दुनिया के अलग अलग कलाकार आकर शामिल हो रहे हैं, अपना स्टॉल लगा रहे हैं। शिल्पकारों के दृष्टिकोण से ये महोत्सव काफ़ी विशेष है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से शिल्पकार आकर अपना स्टॉल लगा रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताज महोत्सव में स्कूल की तरफ से लाए गए छात्रों में 100 छात्रों पर 500 रुपए का टिकट लगाया गया है, जबकि सामान्य तौर पर आने वाले लोगों के एक व्यक्ति पर 50 रुपए का टिकट जो है वो प्रशासन की तरफ से लगाया गया है और बिना टिकट के ताज महोत्सव में एंट्री नहीं मिलेगी।
वहीं गोरखपुर पहुंचे भजन सम्राट अनूप जलोटा ने राम रमैया कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम अलग अलग शहरों में किया जाएगा। गोरखपुर से शुभारंभ हुए इस राम रमैया कार्यक्रम का समापन कश्मीर में होगा। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे भजन सम्राट अनूप जलोटा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद अनूप जलोटा ने भजन ऐसी लागी लगन से कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने अपने गाए हुए कई मशहूर लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। रमैया राम रमैया कार्यक्रम 21 शहरों में किया जाएगा। शुरू किया हमने आपके शहर गोरखपुर से और 21वां जो होगा वो होगा कश्मीर में। मतलब राम रमैया को हम कश्मीर तक लेके जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भजन गायन केवल मनोरंजन का साधन न समझिए इसे। ये ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग है। हम इसमें अध्यात्म की बातें करते हैं, हम इसमें ईश्वर के अनुभव की बात करते हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि राम रमैया के माध्यम से हम लोगों को योग विद्या भी सिखाएं, योगासन सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, इस प्रकार की नृत्य कलाएं सिखाएं जो देवलोक में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए की जाती हैं। इस प्रकार का वादन हो, तबला वादन हो, सितार हो, वीणा वादन हो, जो ईश्वर को बहुत प्रिय है। सारेगामापा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। इस कार्यक्रम का तो गोरखपुर में राम रमैया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अनूप जलोटा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोरखपुर पहुंचे अनूप जलोटा ने भक्ति गीतों के साथ वहां आए लोगों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 21 अलग अलग जगहों शहरों में आयोजित किया जाएगा और इसका समापन जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा। इस बात की जानकारी खुद अनूप जलोटा ने दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक संगीत, जो भक्ति गीत हैं वो सिर्फ संगीत का माध्यम नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार फोन लाइन पर गोरखपुर से जुड़ गए हैं। उज्जवल, राम रमैया प्रोग्राम हुआ है गोरखपुर में, क्या कुछ अपडेट है इस प्रोग्राम को लेकर आपके पास? वरिष्ठ भजन सम्राट अनूप जलोटा गोरखपुर के कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि लोगों को जिस तरह से अपने दिमागों को स्वच्छ रखते हैं उसी तरह अपने जीवन को भी स्वच्छ बनाएं। और वहीं पर उन्होंने बताया कि भारत सोने के शेरों का देश है। इससे पहले सोने की चिड़िया थी, इसलिए अंग्रेज लूट लिया। किसी में हिम्मत हो तो अब लूट कर बताए। और उन्होंने बताया कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी, इसलिए अंग्रेज चिड़िया को पहले नोचे और फिर लूट ले गए। देश का कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए थे। और लेकिन मोदी और योगी ने इसे सोने का देश बना दिया। आज के दौर में भारत सोने की नहीं बल्कि शेरों की चिड़िया है। जी हमने इस गाने पे उज्जवल, अनूप जलोटा की तरफ से कहा गया है कि राम रमैया जो कार्यक्रम है ये सिर्फ संगीत का नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है वो कला, नृत्य और वाद्य यंत्रों को लेकर भी जागरूकता फैलाएंगे, सिखाएंगे लोगों को। तो क्या कुछ कैंप वगैरह भी लगाया जा रहा है जिन जगहों पर ये प्रोग्राम हो रहा है राम रमैया? अभी एक कैंप का नहीं, लेकिन अपने संगीत के माध्यम से लोगों को काफी परिचय दे रहे हैं कि पहले हमारे देश का धर्म, विशेषताएं और संगीत काफी उच्च कोटि का था। और इससे ये केवल संगीत ही नहीं है बल्कि आध्यात्मिक, योगा, विद्या, डांस, म्यूजिक सिखाने का भी एक काम करेंगे। जी उज्जवल, गोरखपुर में इस प्रोग्राम को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? गोरखपुर में लोगों की बहुत ही अच्छे से सुने और गोरखपुर के हर एक नागरिक उनके बताए हुए बातों को बहुत अच्छे से सुने और उनको कहा कि ये बहुत ही अच्छा है। उज्जवल, अब किन किन शहरों में राम रमैया प्रोग्राम होने की बात सामने आ रही है? आपको कुछ इस मामले में जानकारी है?
उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत हम आपके शहर गोरखपुर में किए हैं और कुछ संत कबीर नगर में, फिर कुशीनगर में, ऐसे देश के कई शहरों में इस तरह का एक कार्यक्रम करेंगे और लास्ट समापन होगा जम्मू कश्मीर में होगा। जी, इनके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये धार्मिक पर्पज से कर रहे हैं या सिर्फ कला संस्कृति के को ध्यान में रखकर ही ये प्रोग्राम किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने राम का भी उल्लेख किया है अपने बयान में। उनका यही है कि जैसे पहले देश था धर्म सनातनी, तो उसको लेकर ये लोगों के बीच में ये जागरूक कर रहे हैं कि पहले जो हमारा धर्म था, उस धर्म और विशेषताएं जो थी उसको आगे करना है। इनका उद्देश्य यही है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल कुमार इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो गोरखपुर में राम रमैया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अनूप जलोटा ने अपनी प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि 21 शहरों में राम रमैया प्रोग्राम किया जाएगा और इसका समापन जो है वो कश्मीर में किया जाएगा। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।